हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, ये हादसे कुछ नहीं तेरे हौसले के सामने। साथियों, परीक्षा रूपी हादसे जो आपके सामने हैं, इनको हादसा क्यों समझ रहे हैं आप? ये हादसे नहीं है, ये आपके सामने जो हैं, ये आपके हौसले के सामने कुछ भी नहीं है। आपका हौसला तो इतना है कि आपके पास पैर भी ना हो तब भी आप एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा जिसके उदाहरण है। और आपके पास आर्थिक तंगी हो, आप गरीब हो, आप कितने भी जो है एकदम गिरे हुए स्थिति में, आर्थिक हालात में हो, तब भी जो है आप पढ़ाई में कितना आगे जा सकते हैं, एक देश को चलाने का संविधान बना सकते हैं। उसके उदाहरण आपके अंबेडकर जी हैं। जी हाँ साथियों, आपके सामने कोई भी मुश्किल हो वो कुछ भी कर नहीं सकती यदि आपके हौसले बुलंद हों तो। साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही कुछ अच्छा करने चल रहे हैं, अच्छा करने कोशिश करने चल रहे हैं। और इस कोशिश को आपको बताना है कि यह कोशिश कैसी रही। और ये कोशिश ये है कि आज जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे इसमें सब कुछ डिजिटली पढ़ाएंगे, यानी कि आपको चित्रों के माध्यम से सब कुछ दिखा दिखा करके, समझा समझा करके आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। और ये जो टॉपिक हमने आज उठाया है वो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उस चीज़ को पहले हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वी के अंदर की संरचना में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला तो ये होगा कि पृथ्वी के अंदर की संरचना में कितनी परत हैं, वो संरचनाओं का जो है रासायनिक आधार पे क्या है और भौतिक आधार पे अगर हम लोग देखें तो क्या है। दूसरी चीज़, इसमें भूकंपीय तरंगों के आधार पे यदि विभाजित किया जाता है तो वो कैसे विभाजित किया जाता है। तीसरी चीज़, इसमें जो आते हैं असंबद्धताएं, जहाँ से तरंगें अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, उन असंबद्धताओं को आज इस तरीके से साथियों हम आपको बताएंगे, जीवन में अगर आप भूल जाएं तो मेरी गारंटी है कि अभी कभी आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और वो वीडियो जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से पार्ट हैं वो हमारे सामने दिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, कि यहाँ पे अगर देखें मोटा मोटा तो यह है भूपर्पटी, और इसके बाद यह है मेंटल, और इसके बाद ये दोनों भाग हैं जो ये हैं कोर। साथियों, यदि हम लोग मोटे तौर पे देखें तो पृथ्वी जो है 3 भागों में विभाजित है। पृथ्वी जो है 3 भागों में विभाजित है। ये है एक ऊपरी भाग जिसे आप भूपर्पटी कहते हैं, और इसके बाद निचला है जिसे आप मेंटल कहते हैं, और इसके नीचे जो है एक कोर है जिसे आप कोर कहते हैं। अंदर का भाग जो कोर होता है वो जो है क्या है, वो कोर जो है 2 भागों में विभाजित है। उसे एक आंतरिक कोर कहते हैं और इसे एक बाह्य कोर कहते हैं। ठीक है साथियों, ये जो हैं इनको अगर आप दूसरे चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो आइए हम आपको दिखाते हैं दूसरा चित्र भी। ये है आपके सामने दूसरा चित्र, जिसमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो किस तरह से कई भागों में विभाजित है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग जो है ये है क्रस्ट है। इसके बाद जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह भाग जो है ये है मेंटल। इसके बाद जो है इधर वाला भाग यह है कोर। साथियों, ये 3 पार्ट जो हैं पुनः 2-2 पार्टों में विभाजित हुए हैं, और आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे दूसरे कलर में है और यहाँ पे यह दूसरे कलर में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरे कलर में है और यहाँ पे यह दूसरे कलर में है। वैसे ही साथियों, इसके ऊपर ये वाला दूसरे कलर में आप देख रहे हैं और यह वाला दूसरे कलर में देख रहे हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल और कोर, ये 3 परतें मुख्य हैं जो कि पुनः 2-2 परतों में विभाजित हुए हैं। ये 2 परतों में जो विभाजित हुए हैं, इनको यदि हम दूसरी बार विभाजित करके देखें तो इसमें क्रस्ट जो है एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट, यानी कि एक नीचे का आंतरिक क्रस्ट और एक बाह्य क्रस्ट। इसी तरह से यदि आप देखते हैं मेंटल को तो एक ऊपरी मेंटल और एक आंतरिक मेंटल, या जो है इसको अगर आप कहते हैं तो एक आंतरिक भाग जो होगा और एक बाह्य होगा। ठीक है, इसी तरह से कोर वाले भाग को आप कह सकते हैं कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ये 3 पार्ट आप देख चुके हैं। इनकी गहराई अगर हम देखें कि कितने कितने दूरी तक ये है, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आप देखिएगा कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल अगर आप देखते हैं तो इसकी जो गहराई है ये 100 किलोमीटर तक की है। 100 किलोमीटर तक मोटा मोटा मान लिया गया है कि यह ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी परत है।
ठीक है। 100 किलोमीटर के नीचे अगर हम जाते हैं और 700 किलोमीटर तक अगर हम देखते हैं तो ये 100 से 700 किलोमीटर के बीच की दूरी जो होती है साथियों, ये होता है ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल के बाद अगर नीचे जाते हैं हम लोग तो ये है 2885 तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये है आंतरिक मेंटल, यानी कि ये वाला भाग। आंतरिक मेंटल के बाद अगर हम लोग देखें तो मिलता है हम लोगों को आउटर कोर या बाह्य कोर। बाह्य कोर जो मिलता है 5155 किलोमीटर तक मिलता है साथियों, और वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप जो है ज़रूर इसको जो है अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो साथियों सबसे अंदर की जो पृथ्वी की अंदर की अगर कोर है तो वो देखते हैं अगर आंतरिक भाग जो है एकदम बिंदु तो 6371 किलोमीटर है साथियों। ये है पृथ्वी के आंतरिक कोर का जो है एकदम अंतरतम भाग, जो कि यहाँ पे है। यदि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको आप देखिएगा, ये यहाँ पे जो है, ये अगर हम एकदम अंदर तक चले जाते हैं साथियों तो वो होता है 6371 किलोमीटर। इस तरह से हम समझते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से जो है 2885, 2885 से 5155, 5155 से ये 6371 किलोमीटर तक है। साथियों इसमें कुछ चीज़ें और हम आपको अगर बताएं तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो ऊपरी कोर है ये क्या है कि इसका घनत्व जो है लगभग 11 के बराबर है, यानी कि 11 अगर हम लोग कहें तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसको अगर हम लोग आंतरिक भाग में अगर देखें तो यह लगभग 13 है। ठीक है साथियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो ये आंतरिक वाला भाग जो है आंतरिक कोर है, यह क्या है अगर से हम लोग जो है इसकी प्रकृति के आधार पर देखें, ठोस द्रव के या फिर जो है इसकी अवस्था के आधार पर, तो यह साथियों आंतरिक कोर जो है यह पूरी तरह से ठोस है, और ये बाह्य कोर जो है यह तरल अवस्था में है, और यह भी तरल अवस्था में है। साथियों जो भी ज्वालामुखी फटते हैं यदि आप देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो यहाँ पे आपको ये रेड कलर का दिख रहा है ये वाला भाग, तो ये ही क्या है, यहाँ से मैग्मा निकल करके इधर की तरफ जाने का प्रयास ऐसे कर रहा है। यही क्या है, यही है जो ज्वालामुखी के तौर पे आग के रूप में हमारे सामने या आकर ऊपर दिखती है। साथियों ये चीज़ें आपको हमें लगता है कि क्लियर हो गई होंगी कि ये चीज़ें जो हैं कितनी कितनी दूरी तक हैं, कौन कौन से भागों में विभाजित हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि इसको अगर हम विभाजित करते हैं ये जो है तरंगों के आधार पे तो कैसे विभाजित होगा, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। साथियों ये आपके सामने है भूकंप की तरंगों को आपके सामने रखा गया है, और इसके बाद आप इसको बताएंगे कि देख करके कि कहाँ से कैसे कैसे तरंगे मुड़ रही हैं। अब आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाली तरंगे जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यदि हम लोग देखें तो एस जो तरंग है इधर की तरफ जा रही है, यस जो तरंग है वो इधर की तरफ जा रही है। ठीक, पी तरंगे इधर की तरफ जा रही हैं, पी तरंगे यहाँ पे आ रही हैं। ये जो तरंगे यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पी तरंगे प्राप्त की जा रही हैं। लेकिन साथियों पी तरंगे जो हैं इधर भी जाती हैं, यहाँ पे भी जाती हैं, लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया था कि आपका मध्यमंडल आता है जहाँ पे ठोस अवस्था न रह करके तरल अवस्था में होती है, ऐसे में क्या होता है कि ये आपकी जो ये यस तरंगे हैं वो उस वाले भाग में नहीं जा पाती हैं। ऐसे में ये क्या होती हैं कि ये केवल ठोस वाले भाग तक ही रह पाती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पी तरंगे हैं, ये पी तरंगे जो यहाँ से यहाँ तक हैं ये प्राप्त हो रही हैं। पी तरंगे जो साथियों हैं ये ठोस और द्रव ये तरल में तीनों अवस्थाओं में जा सकती हैं। पी तरंगों का मतलब प्राइमरी वेव होता है और यस का मतलब सेकेंडरी वेव होता है। यस तरंगे केवल ठोस में जा सकती हैं, पी तरंगे जो हैं तीनों माध्यम में जा सकती हैं। साथियों भूकंप में 3 तरंगे होती हैं, एक तरंग और होती है और उसका नाम अगर हम लोग देखें तो उसको यल वेव कहते हैं या यल सतह, ठीक है, सॉरी यल सतही तरंग उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सतही तरंग जो होती है इसके नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि ये सतह पर ही चलती है। ठीक है, तीनों तरंगों में यदि हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, तो वो यल तरंग ही होती है, यानी कि यल वेव यानी कि सतही तरंग। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे साथियों देखिएगा कि पी तरंग का ये जो एंगल है ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि छाया क्षेत्र। अब पी छाया क्षेत्र अगर केवल देखा जाए तो पी छाया क्षेत्र यहाँ पे जो है इस तरह से यस तरंगे और पी तरंगे दोनों प्राप्त हुई हैं, यानी कि यस और पी यहाँ तक मिल रही है। इसके बाद इधर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है पी तरंगे नहीं मिलती हैं, ठीक है, और यस तरंगे भी यहाँ के बीच में नहीं मिल रही हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद यहाँ से अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे वाले भाग में यहाँ पी तरंगे हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन यस तरंगे यहाँ पर भी नहीं प्राप्त हो रही हैं। इस तरह से यस तरंगे जब यहाँ पर भी नहीं प्राप्त हो रही हैं तो यस तरंग इसके आगे भी अगर देखें तो यहाँ तक जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर पी तरंगे जो है नहीं प्राप्त की जा रही हैं, यहाँ पे जो है यस तरंगे भी नहीं प्राप्त की जा रही, यानी कि ये वाला भाग जो डार्क है ये पी और यस तरंग जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पी तरंगे प्राप्त की जा रही हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग देखें कि यस तरंग छाया क्षेत्र कितना है तो यस तरंग छाया क्षेत्र की अगर केवल बात की जाए तो यस तरंग छाया क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इतना वाला पार्ट पूरा यस तरंग छाया क्षेत्र होगा। यदि केवल पी तरंग छाया क्षेत्र देखा जाए तो पी तरंगे केवल इतनी दूरी में जो है नहीं जा पा रही हैं, इसलिए यह तरंगे जो होती हैं पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाती हैं। ये जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक साथियों। इसके बाद यस तरंगे जो है यहाँ पे पी तरंग फिर यहाँ पे दिख जा रही है लेकिन यस नहीं दिख रही है, यहाँ से ही यस नहीं दिख रहा है, फिर आगे जा रहे हैं यहाँ पे पी तो दिख रहा है लेकिन यस नहीं दिख रहा है, आगे भी जा रहे हैं पी तो दिख रहा है यस नहीं दिख रहा। तो इस तरह से साथियों यदि हम कहें तो यस तरंग छाया क्षेत्र जो है यहाँ से स्टार्ट हो करके और यहाँ तक जो है यस तरंग छाया क्षेत्र है, ठीक साथियों। तो इसके बाद यदि पूछता है आपसे कि पी तरंग छाया क्षेत्र कितने से कितने के बीच में होता है तो 105 से 145 के बीच में आपको बताना रहेगा। इस चीज़ को आप याद करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि वो जो तरंगे थी वो कैसे अपने मार्ग से जो है विचलित हो रही थी घनत्व के आधार पे। जब उनका तरल माध्यम में हो जा रहा था, घनत्व बदल रहा था जो है, तो इस तरह से वो मार्ग चेंज कर ले रही थी। पी तरंग ही भले ही वो जो है जा रही थी सभी माध्यमों में, लेकिन जो हो टेढ़ी हो जा रही थी, ठीक। तो इस तरह से ये मार्ग परिवर्तित इसलिए कर लेती हैं क्योंकि माध्यम जैसे जैसे परिवर्तित होता है ठोस से द्रव या तरल में, वैसे उनकी गति बदलती है। गति जब बदलती है तो वो जो है टेढ़ी हो जाती है, अपने मार्ग को बदल देती हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको जो है यहाँ पे कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा साथियों, पृथ्वी के अंदर अगर आप देखते हैं तो कई परतें हैं। इन परतों में अगर आप देखते हैं तो हमने आपको बताया 3 परतें मुख्य रूप से। ऊपर जो है अगर देखें तो ये जो है क्रस्ट है। क्रस्ट वाला भाग जो है 2 भागों में विभाजित है, एक ऊपरी क्रस्ट, एक जो है निचला, ठीक। इसके बाद मेंटल है। मेंटल में जो है ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर में भी 3 है, 2 हैं सॉरी। इस तरह से तीनों ये चीज़ें अगर देखी जाएं तो अलग अलग भागों में जो है इस तरह से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे साथियों ये जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे यहाँ पर एक है, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं तीर के माध्यम से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक असंबद्धता दिख रही है, यहाँ पे एक जो है दिख रहा है जो है अगर घनत्व का वो देखा जाए अलगाव। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है। साथियों इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 जो है जगह ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे जो है डेंसिटी में अंतर आ रहा है, माध्यम में अंतर आ रहा है। साथियों यही अंतर जो होगा, यही अंतर पर जहाँ जहाँ यह अंतर हो रहा है वहाँ पे तरंगों की गति में भी वास्तव में जो है अंतर होना चाहिए। तो एक गति में अंतर होता भी है। तो इस तरह से जो गति में अंतर हो जाता तो उससे क्या होता है, उस तरंग की गति में अंतर जो हो रहा है उससे असंबद्धता फैलती है, यानी कि अंतर हो रहा है, समानता नहीं होकर के असमानता है, असंबद्धता। उसी
उसी असंबद्धता को अलग अलग विद्वानों ने खोजा, इसलिए उन असंबद्धताओं को अलग अलग विद्वानों के नाम से जाना जाता है। इन विद्वानों को आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, जिसे आज आपको ऐसा पढ़ना है, ऐसा देखना है जिससे कभी भी आप भूलें ना और एग्जाम में कभी आपसे गलती ना हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला जो आपको दिख रहा है साथियों, ये वाला, ये हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि यह का से हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो ये का जो है, इसमें जो है का से कमर गुल, हमने एक ट्रिक आपको दिया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है जो एक ट्रिक, ये कमर गुल दिया है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो कमर है यहाँ पे कितनी है, और इसके बाद यहाँ पे कमर इसकी गुल हो जा रही, ख़त्म हो जा रही है। इसी से हमने आपको एक ट्रिक बनाया जिसको कहा हमने कमर और गुल। ठीक है, कमर गुल से हम एक ट्रिक से जो है पूरे की पूरी संबद्धताओं को हमारे जुबान पर याद हो जा रहा है। तो हमें क्या दिक्कत है, चलिए याद कर लेते हैं। कमर गुल से साथियों, ये का से जो है, ये इस वाले पॉइंट पे जो अंतर दिख रहा है, ये पहला वाला अंतर जो दिख रहा है, ये का से कहलाता है जो है कोनराड असंबद्धता। क्या कहलाता है? कोनराड असंबद्धता। इस तरह से आपके सामने यहाँ पे देखिए, पहला दिख भी रहा है, यहाँ पे कोनराड लिखा गया है साथियों। इसके बाद अगर आप देखते हैं दूसरा भाग, यानी कि अगर हम कहें तो यह आंतरिक जो है, ये को आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसको जो अलग कर रहा है वो कहलाता है माँ से मोहो असंबद्धता। क्या कहलाता है? यह कहलाता है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता किसको अलग करती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मोहो असंबद्धता जो अलग करती है वो आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करती है। रा से रेपटी असंबद्धता, रेपटी यहाँ पे देखिए, यह जो है रेपटी है, ठीक है, रेपटी। और इसके बाद गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, इसके बाद ला से लेहमैन। ठीक साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर गए होंगे और आपको अब दिक्कत में नहीं आनी चाहिए, जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा कोनराड, और इसके बाद मोहो, इसके बाद रेपटी, इसके बाद गुटेनबर्ग, इसके बाद जो है लेहमैन। ये चीज़ें आपकी ज़ुबान पर हमें लगता है कि अब आ चुकी होंगी, तो इसलिए मुझे अब ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं साथियों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, इसको अगर हम लोग देखें रासायनिक आधार पर विभाजन करके, तो ये जो है 3 भागों में फिर विभाजित होती है, और जिसको कहते हैं सियाल, पहली परत ऊपर की है, और इसके बाद सीमा, इसके बाद निफे। साथियों, ये जो सियाल परत है, ये इसमें CI का मतलब है, CI का मतलब है सिलिका, और AE का मतलब है एल्युमिनियम। इसी तरह से SI का मतलब जो है, SI का मतलब सिलिका, और AE का मतलब एल्युमिनियम। इसी तरह से SiMa है सीमा, इसी तरह से NiFe है। तो इस तरह से सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम, और निफे मतलब जो है यहाँ पे निकिल और फेरस। तो इस तरह से ये वाला भाग जो आंतरिक कोर है, यह क्या है? ये लोहे का बना हुआ है, ठीक है। ये जो है सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से सिलिका और मैग्नीशियम का ये बना हुआ है। तो इस तरह से साथियों अगर आप देखें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, और 3 जो है सेलें इसमें अगर देखें से जो है तो ये मिलती हैं, ठीक। तो इनकी रासायनिक संरचना भी आपने देख लिया, सियाल, सीमा और निफे। इनकी डेंसिटी अगर हम देखें तो बीच वाले भाग की डेंसिटी जो है 2.9 से 4.7 तक है, और नीचे वाले की जो है एकदम ऊपर वाले की अगर हम देखें 2.7 से 2.9 तक है, और इसकी अगर अंदर की देखते हैं तो ये 12 तक डेंसिटी मिलती है, ठीक साथियों। और अगर पूरे की देखते हैं तो वो 5.51 मिलती है, ठीक है, 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने इस कंटेंट को दिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ जो है लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम ट्रिकी वीडियो आपको लाते रहते हैं। आपके जो है ये आसान से तैयारी हो सके, उस तैयारी के लिए हम जो है इस तरह से प्रयासरत रहते हैं। ठीक साथियों, आइए अब मिलते हैं जो है अगले जो है टॉपिक से।
साथियों ये एग्ज़ाम में जो है भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और उसमें से ये पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में जो तत्व हैं उनकी मात्रा, और पृथ्वी की क्रस्ट पर जो ऊपरी परत थी जो 100 किलोमीटर तक हमने बताया था, उसमें इनकी मात्रा का प्रतिशत जो होता है उसको पूछ लिया जाता है कि कितना है। तो अगर संपूर्ण पृथ्वी का अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा निकलती है, इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद निकल, सल्फर जो है, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इसके अलावा अगर हम लोग देखें भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट है जो हम लोग के सामने है, जिस पर हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं, चलते हैं, खेती करते हैं, जो कुछ भी है ऊपरी भाग, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो मिलती है वह मिलती है किसकी, उसमें मिलती है ऑक्सीजन की, और सिलिकॉन की, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो 46%, इसके बाद सिलिकॉन की 27%, इसके बाद एल्युमिनियम की 8.13%, लोहा जो है वो 5% मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों हम उम्मीद करते हैं कि जो ये वीडियो आज का रहा है बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहा होगा आपकी तैयारी के लिए, आपकी समझ विकसित करने के लिए। साथियों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को पुनः हम कहेंगे कि एक बार जो है आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना कतई मत भूलिए, उनको भी इस वीडियो से लाभ अवश्य पहुंचाने में हमारा जो है मदद करें, ठीक है साथियों। इतना ही आज के इस वीडियो में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।